आज हम हैदराबाद में मौजूद हैं और हैदराबाद में जिस तरीके से एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सपो लगी हुई है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजर्स ने, आबाद ने और मुख्तलिफ कंपनीज ने मिलकर जो है ये आज यहाँ पे इवेंट मुकर्रर किया है। मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ आज निहायती एक अहम दिन है। आज 30 नवंबर है। 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद मुबशर हसन साहब के रिहाइशगाह पे लाहौर में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रखा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम का मकसद था कि जो गरीब और पिसी हुई अवाम है उसको मजबूत करना, मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना और मुल्क में अवाम की हुकूमतें पैदा करना और अवाम के ज़ोर पर जो लोग नुमाइंदे हैं वो असम्बली तक पहुंचना। पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने इस मुल्क के लिए कुछ किया। अगर जितनी भी जमातें हैं, आप सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिकॉर्ड उठा के देख लें और देखें जी किस पार्टी ने इस पाकिस्तान को क्या क्या दिया है। पाकिस्तान में 3-4 बड़ी जमातें हैं, सबका जो भी रिकॉर्ड है कि उनकी लीडरशिप ने क्या किया पाकिस्तान के लिए, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या किया पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए। अगर आप सारा रिकॉर्ड छानेंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप ऑडिट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ का ऑडिट करेंगे, तो सिर्फ वाहिद एक जमात आपको नजर आएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए और इस मुल्क की अवाम के लिए अपना खून दिया, जान के नजराने दिए और किसी भी मुश्किल हालात में कौम को और अवाम को पीठ नहीं दिखाई। ये वाहिद जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वाहिद ख़ानदान भुट्टो ख़ानदान, जिसका पूरे के पूरा ख़ानदान जो है उसको शहीद किया गया, पूरे के पूरे ख़ानदान को शहीद किया गया। और उनका कसूर क्या था? उनका कसूर ये था कि उन्होंने पाकिस्तान को आइन दिया, उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को मजबूत करने की कोशिश की और उन्होंने हमेशा ये समझा कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है। अभी कहना बहुत आसान है कि यार क्या हो गया, एटमी ताकत का जो फ़ायदा है, आज अगर आप पूरी दुनिया में हमारे चंद मुसलमान ममालिक के हालत देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि अगर खुदा न खास्ता हम एटमी ताकत नहीं होते तो हम कहाँ होते। कितने ममालिक, कितने दुश्मन ममालिक आज भी पाकिस्तान को के लिए अच्छा नहीं सोचते, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। तो आज किसी मुल्क की हिम्मत नहीं है, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान पे कोई मैली आंख से देख सके। कोई मुल्क ये सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान से के खिलाफ कोई इस तरह के ऐसा कोई काम कर सके, क्योंकि पता है कि पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो भी सहरा जाता है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जाता है। आज मुख्तलिफ पार्टियां भी कोशिश करती हैं क्रेडिट लेने का कि जी हमने एटमी धमाके किए। वो भाई एटमी ताकत का जो बनाने का जो कायद था, जो कॉन्सेप्ट था, जो आर्किटेक्ट था, जो फाउंडर था, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब था। फिर बाद में होता यह है कि जी एक बंदा कॉन्सेप्ट बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, फिर आखिर में कोई आता है यार मैं इफ्तिदा कर लूँ उसका, ये वो सिलसिला था। लेकिन पूरी दुनिया को पता है और उसी की वजह से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उन कारनामों की वजह से जितनी सुपर पावर ताकतें थीं उनको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो खटकते थे। जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस लाहौर में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की और उसका मकसद क्या था
कि जितनी भी मुसलमान ममालिक की ताकतें हैं वो मिलकर अपने पूरी दुनिया में इस्लामी एक मजबूत ताकत बने। आज जो जिन ममालिक में हो रहा है, हमारे मुसलमान ममालिक में जो हो रहा है, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो लिबनान में हो रहा है, क्योंकि जो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का अगर वो वाला जो फार्मूला था वो अगर उस वक्त जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी और फिर शहीद नहीं होते, तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि फ़लस्तीन पे भी कोई मैली आंख रख सकता या लिबनान पे भी कोई मैली आंख रख सकता। तो यही कारनामे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमारे अपने मुल्क के लिए और पूरी इस्लामी दुनिया के लिए शुरू किए थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम किया, जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ख़वातीन के लिए फर्स्ट वुमेन बैंक, फिर उनके लिए उन्होंने जो है लेडी हेल्थ वर्कर, वुमेन पुलिस स्टेशन और ख़वातीन के लिए जितने भी उनकी स्कीम्स थी, बेज़मीन हारियों को, ख़वातीन हारियों को ज़मीन मुफ्त में देने की शुरुआत भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की। इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर जब हुआ क्या, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी शहीद किया गया। फिर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इस मुल्क में जो एक तलवार लटकती थी हर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के सर पे, वोट ऑफ अपने इसकी 58(2)B की, कि जी 58(2)B के ज़रिए किसी वक्त भी सदर साहब का मूड हो जाए और वो अपनी हुकूमत को फारिग करे। और उस वक्त ये कॉन्सेप्ट किसका था? मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का था। उस वक्त वो क्या थे? पाकिस्तान के सदर मुमलिकत थे। तो अपने पावर्स उन्होंने पार्लियामेंट को दिए और पार्लियामेंट को इतना मजबूत किया और फिर उन्होंने 18वीं तरमीम लेकर आए, फिर उन्होंने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान किया। फिर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो सरहद सूबे का जो उनका हमारे पख्तून भाइयों का देरीना मुतालबा था कि जी सारे सूबे जो हैं, एक पंजाब है, एक सिंध है, एक बलूचिस्तान है, तो हमारा नाम सरहद क्यों है? फिर खैबर पख्तूनख्वा नाम के भी मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जी वहाँ पे एहसास महरूमी ख़त्म हो। तो ये थे नेशनल लीडर, ये हैं कौमी लीडर जो कि लोगों के मासेस की उस फ्रस्ट्रेशन को समझते हैं, जो समझते हैं कि जी हमारे मुल्क में आवाम को के दिल में अगर कोई किसी किस्म की कोई फ्रस्ट्रेशन है तो उसको ख़त्म किया जाए। और यही उनके कारनामे रहे कि उन्होंने फिर सीपैक को शुरू किया। और सीपैक आपने देखा कि सीपैक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान का फ्यूचर समझ के मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने सीपैक शुरू किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बहुत कम अरसे के लिए लेकिन फॉरेन मिनिस्टर बने। जब वो फॉरेन मिनिस्टर बने तो उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा पूरी दुनिया में जिस तरह पेश किया, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरीके से उन्होंने निडर तरीके से कहा कि द बुचर ऑफ गुजरात इज द बुचर ऑफ कश्मीर, नरेंद्र मोदी के लिए वो उस प्लेटफॉर्म पे कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी। और फिर उसके बाद एज ए वज़ीर ख़ारजा उनका दौरा था भारत में, और भारत में जो कि वहाँ की रूलिंग पार्टी थी बीजेपी, उन्होंने हेड मनी रखी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की, कि इनाम दिया जाएगा जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को खुदा न खासा उन पर हमला करेगा। उस हेड मनी रखने के बावजूद जिस निडर तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भारत गए और वहाँ पर मौजूद होकर फिर उन्होंने अपने कश्मीर की बात की, जो कश्मीर का हमारा देरीना हमारा मसाइल है, वहाँ पे उन्होंने कश्मीर में भारत में बैठकर बात की, इंटरनेशनल फोरम पर बात की। इसी तरीके से दुनिया की तारीख का, जो अभी मैं बात करके आया हूँ, दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट वो इस वक्त सूबा सिंध में शुरू हो गया बनना, और काफ़ी घर कंप्लीट भी, और अभी बहुत सारे घर कंप्लीट होने हैं। तो जो मॉडल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का है कि जी मुफ्त में लोगों को घर मिले, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मॉडल है कि जी यहाँ पे लोगों को बिजली मुफ्त में मिले। मेरे साथ एनर्जी मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, 2 लाख घरों की सोलराइजेशन उन्होंने स्टार्ट की है। हारी कार्ड शुरू किए किसानों के लिए कि जी किसानों को मुफ्त में जो है वो हारी कार्ड मिले। मजदूर कार्ड लेबर के लिए दिए शुरू किए कि लेबर को मुफ्त में जो है वो ये लेबर कार्ड मिले। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरे पाकिस्तान में, आज पूरे पाकिस्तान के मरीज़ों की मुफ्त इलाज सिंध हुकूमत कर रही है। आप जाके देखें कि हमारे जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें जितना मुफ्त इलाज हो रहा है, पूरे पाकिस्तान के मरीजों का इलाज हम कर रहे हैं बैठकर। और हमें कोई इसमें खुदा न खासा ताना देने की बात नहीं, हम दिल से बोल रहे हैं कि हाँ
अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, लेकिन जब भी कोई बीमार हो तो सिंध सूबा उसके लिए हाजिर है और मुफ्त में उन लोगों का इलाज होगा और मुफ्त इलाज हुकूमत सिंध फराम करे। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो गर्ल्स कैडेट कॉलेज पूरे पाकिस्तान में कहीं पे नहीं है, आप जाएं शहीद बेनज़ीराबाद आपको गर्ल्स कैडेट कॉलेज नज़र आएगा, आप जाएं लाड़कानो आपको वहाँ पे गर्ल्स कैडेट कॉलेज नज़र आएगा। फिर तरीके जिस तरह आपकी IBU यूनिवर्सिटी सिंध हुकूमत की बनाई हुई, पूरी दुनिया में उसको जो है इस वक्त माना जा रहा है, दुनिया की वो रैंकिंग में आ रही है। आपकी अरोड़ यूनिवर्सिटी, आपकी शहीद नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी, आपके जितने भी एजुकेशन में के सेक्टर में जो हायर एजुकेशन में जो अभी काम हो रहा है, जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में चैलेंजिंग आप सबसे ज़्यादा आपके बेहतर हैं। आपके बाकी जितनी स्कीम्स हैं उसमें जिस तरह सिंध हुकूमत एक खिदमत करे, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो यौम तासीस पे अवाम के लिए, क्योंकि मैं कहता हूँ यही सवाल जो आज मैं अगर जस्टिफिकेशन, मैं तो सिर्फ एक सरासरी एक विजिट पे आया हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वो सिंध हुकूमत ने जो भी काम किए हैं, जो कि अगर मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया तो यहाँ पर मुझे 10 घंटे चाहिए वो काम करने के लिए, बताने के लिए। तो यही क्या कोई दूसरे सूबे की हुकूमत या कोई और पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है कि हाँ हमारे पास भी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं? जो एनर्जी पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा इशू क्या है इस वक्त, वो बिजली का है। मेरे साथ एनर्जी मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। आज पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े में बड़े एनर्जी एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान में सस्ते से सस्ती बिजली अगर बन सकती है तो वो कोयले से बन सकती है। ये प्रोजेक्ट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने शुरू किया। जब वो पीपल्स पार्टी हुकूमत गई और PMLN की हुकूमत आई तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया। फिर जब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का वो प्रोजेक्ट, वो ख्वाब जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए देखा था कि जी पाकिस्तान से अंधेरे ख़त्म हो, क्योंकि लोड शेडिंग तो पाकिस्तान का देरी ना मुतालबा था, पाकिस्तान से अंधेरे ख़त्म हो और उसका सोल्यूशन क्या है कि जी हम यहाँ का कोयला निकालें। KT बंदर प्रोजेक्ट बनाए, हम यहाँ पे कोयला निकालें, जो कि फिर PMLN की हुकूमत उस वक्त की हुकूमत ने ख़त्म किया। फिर पीपल्स पार्टी ने आके उस थर के कोयले को प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की सदारत में चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब थे, उस प्रोजेक्ट को शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मेगावाट बिजली थर पार करके कोयले से निकल रही है। और अगर थर पार करके कोयले को फुल जिस तरीके से फोकस करना चाहिए करें तो आप 200 साल तक ना सिर्फ अपनी बिजली का मसला हल कर सकते हो, आप 200 साल तक बिजली एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप थर का कोयला एक्सपोर्ट कर सकते हो। और फिर आज क्या हुआ, आज ये फिर वफाक की हमारी हुकूमत ने, जो कि हमारी हुकूमत वैसे नहीं है, और एनर्जी एक्सपर्ट ने ये तय कर लिया कि अब बिजली के जितने भी प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी वो कोयले के प्रोजेक्ट्स को। और जहाँ जहाँ पर इस वक्त कोयला इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, हमारी काफ़ी कंपनीज इंपोर्ट कर रही है कोयला, ज़रा आपका ज़रा मुबादला ज़ाया कर रही है ना, तो अब जो भी कोयला इंपोर्ट होगा वो नहीं हम करेंगे, हम अपने कोयले की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। जब तक कि हमारा कोयला फुल नहीं निकल जाता, हम अपने कोयले की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और हम चाहते हैं कि हमारा कोयला इतना निकले, हम वहाँ पे ज़्यादा मज़ीद माइनिंग करें कि हम पाकिस्तान का जो बिजली भी सस्ती कर सकें, कम से कम कर सकें, और हमारी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कोयले की वो बंद करें, हम एक्सपोर्ट शुरू कर सकें। तो ये है बहुत बड़े कारनामे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, और जब वफाक में थी तब वफाक के कारनामे थे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कर रही है। मैं समझता हूँ कि यही इस तरीके का कोई और आके पॉलिटिकल पार्टी आके बताया कि हमने क्या किया। अच्छा मैं कहूँ नासिर शाह साहब भी आप पहले करना पड़ा। बस आज यौम तासीस है और पूरे मुल्क में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिस तरह सीनियर मिनिस्टर साहब ने बताया, हर डिस्ट्रिक्ट में, और चेयरमैन साहब खुद उसको 6 बजे खिताब करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उसूल हैं, इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज़म हमारी मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है और शहादत हमारा अमल है। ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ही सर अंजाम दिया और अपनी कुर्बानियाँ पेश की। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की शहादत, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत, और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के जो कैद और बंद की सोबतें हैं, बेगुनाह जो उन्होंने सालों साल कैद में रहे, और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जदोजहद। तो पीपल्स पार्टी हमेशा इस पर यकीन रखती है कि आवाम की बेहतरी हो और मुल्क में बेहतरी लाई जाए। आपके क्वेश्चन होंगे तो सीनियर मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। जी प्लीज़।
जगह जी, ये कुछ सोसाइटीज़ में जो इश्यूज हुए थे उसको हाईएस्ट लेवल पे इसको टेकअप किया गया है और उसमें जल्दी इंशाल्लाह आपको पेशेंस मिलेगी। मतलब एक तो बस आप ये कह रहे थे माइनिंग के हवाले से कुछ तो कह रहे थे आप कोयले के हवाले से रुकावट क्या है, क्योंकि माइनिंग जो आप घर में की जा रही है 51 और 49 के शेयर आप लोगों के खुद के आप लेके वफाक किस पे हर्डल्स डाल रही है आप लोगों को कर क्या करने के लिए? बहुत आमिर साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और ये मैं उस रवानी में शायद एक बात भूल भी गया कि थरपारकर के कोयले निकालने से ऐसा नहीं था कि कोई मशीन भेज दी और कोयला निकालना शुरू कर दिया। कोयला निकालने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अपनी जेब से मतलब कि कोई वफाक से पैसे नहीं लिए, शुरू में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खुद काम शुरू किया। उसमें $1 अरब तक की अभी तक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर चुकी है, $1 अरब की। और उसमें जो सड़कें बनी, मेरे ख्याल से मेरे जितने भी साफ़ी दोस्त हैदराबाद के बैठे हैं, इन्होंने ज़रूर वो सड़कें देखी होंगी कि कितनी वाइड और कितनी उम्दा किस्म की वहाँ सड़कें बनी हुई हैं। फिर वहाँ पे पानी पहुँचाया गया और उस एरिया को जिस तरीके से जितना उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा हुआ। एयरपोर्ट जो है, पाकिस्तान में किसी सूबाई हुकूमत ने एयरपोर्ट नहीं बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वहाँ एयरपोर्ट भी बना दिया इस्लाम कोर्ट में, ताकि जी अगर बाहर से कोई इन्वेस्टर्स आते हैं या लोग आके विजिट करने जाते हैं तो वो जल्द से जल्द जो है वो अपनी वो मीटिंग्स भी कर सकें, वो सारी चीज़ें कर सकें। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उसमें ज़रा सिंध हुकूमत के एक अवेलेबल रिसोर्सेज थे। सिंध हुकूमत अपने जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उस प्रोजेक्ट में डाले। ज़रा पूरे सिंध के पूरे सारे महकमे बंद करके, हेल्थ, एजुकेशन और लॉ एंड ऑर्डर बंद करके सारे उसमें नहीं लगाए जा सकते पैसे, तो सिंध हुकूमत ने वो उसमें किया। लेकिन इसका मैं एक मज़े वाली बात कि इसका डायरेक्ट बेनिफिशरी सिंध हुकूमत नहीं है, क्योंकि जितनी बिजली पैदा हो रही है वो बिजली वहाँ से पैदा होकर नेशनल ग्रिड में जा रही है। तो कुछ लोगों ने बोला सिंध हुकूमत को, जी आपने क्यों किया? पीपल्स पार्टी ने पूछा क्यों किया? बोला जी ये हम अपने मुल्क के लिए किया हमने, ये हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, तो चले नेशनल ग्रिड में तो जा रही है ना, मेरे मुल्क के नेशनल ग्रिड में जा रही है ना, किसी और मुल्क के नेशनल ग्रिड में तो नहीं जा रही है ना। तो उसके लिए अगर मुझे अपने 4 स्कीमें ख़त्म करके भी करनी पड़ी तो होंगी। जो आपका सवाल था हमें साहब, इस वक्त ज़ाहिर है वहाँ पे लिमिटेड माइनिंग चल रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि वहाँ पे माइनिंग के स्कोप को बढ़ाया जा सकता है। मज़ीद अगर इन्वेस्टमेंट वफाकी हुकूमत करे और ज़्यादा उस पर फोकस करे तो अगर लेट मिसाल तौर पर अगर आज 1 लाख टन कोयला निकल रहा है, मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, और अगर ज़्यादा वहाँ पे काम किया जाए तो वहाँ पे 10 लाख टन कोयला रोज़ निकल सकता है। अगर 10 लाख टन रोज़ कोयला निकल गया तो आप एक मिसाल लगाएं कि जी आज जहाँ हमारे बाकी प्लांट्स में गारंटी नहीं दी थी। आप जैसे सीनियर मिनिस्टर साहब ने कहा, अगर आप याद करें तो बीबी शहीद ने ये शुरू किया था, लेकिन गवर्नमेंट जिस तरह गैर आइनी तौर पर हटा दी गई थी और फिर उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, बल्कि जो इन्वेस्टर्स आए थे उनके साथ जो दुर्गत उनकी बनी, तो उन्होंने बाहर जाके पाकिस्तान को इस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में ब्लैक लिस्टेड कर दिया कि कोई भी कोल और इस तरह के उसमें ना जाए। उसके बाद जिस तरह सीनियर मिनिस्टर साहब ने बताया कि सिंध गवर्नमेंट ने आगे आके इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे बनाया और अपनी इन्वेस्टमेंट की। फिर हमारे शुरू में लोकल जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उसमें हमारे साथ मिलकर काम किया। वो जो हर्डल्स की बात कर रहे हैं आप, वो हर्डल्स क्या थी? हर्डल्स थी कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट होती है उस पर एक सॉवरेन गारंटी दी जाती है, उसके लिए हमें बहुत परेशान किया गया। साल वो नहीं दी गई थी, बाद में वो दी गई, इसकी वजह से वो तातुल हुआ। आज भी जो वहाँ का पावर प्लांट है पाकिस्तान में, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बिजली कम कीमत पर, कम टैरिफ पर जो प्रोड्यूस की जा रही है वो थर कोल की है, और उसमें मज़ीद अब इजाफा हो रहा है और हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये हमारा स्लोगन है कि थर बदलेगा पाकिस्तान। देखिए जी, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के जिनके लिए 5 अरब रुपये रखे गए हैं, उसमें जो भी पूरा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टॉप प्रायोरिटी भी लिया गया है। स्टिल अब हम उसको दोबारा ऑपरेट करने की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़
देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है हुसैन साहब। यूरोप के काफ़ी ममालिक ने बैन कर दिया था कि हम कोल के ज़रिए एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मैं नाम नहीं लेता किसी मुल्क का, लेकिन बाद में क्या हुआ कि चंद माह पहले उन्हीं ममालिक ने दोबारा कह दिया कि हम कोल पे जाएंगे, क्योंकि देखा जाता है कि वायबल क्या है, आप कौन सी चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं। जिन यूरोप के ममालिक ने ग्रीन एनर्जी के नाम पर कोयले को बैन किया था, वही ममालिक दोबारा कन्वर्ट हो गए और कोल से वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं 1 मिनट को रिस्पॉन्ड कर दूं, अगर आप एक इनका बहुत अहम आपका क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, जी मैं आपको जी बिल्कुल मैं आपको अर्ज करूं। नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं कि उन्होंने जो पाबंदी लगाई है वो सिर्फ कोल पे नहीं लगाई, जितने भी रिन्यूएबल से अलावा जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो फ्यूल का है, दीगर चीज़ है, उन सब पर पाबंदी लगाई है। लेकिन जो रिन्यूएबल के यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट हम लोग लगा रहे हैं, हाइब्रिड, जिसमें विंड और सोलर के साथ, तो बहुत सारी इंडस्ट्री उस पर आ रही है। कोल का इशू, जिस तरह सीनियर मिनिस्टर साहब ने कहा, जर्मनी दोबारा कोल पे आ रहा है, इस तरह दीगर ममालिक भी आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। हमारे लिए क्या बेहतर है, पाकिस्तानियों के लिए क्या चाहिए? पाकिस्तानियों के लिए टैरिफ सस्ता हो, बिजली सस्ती हो, तो उसके लिए तो हमें कोल पे ही जाना है। हमें अपने मुल्क का सोचना है और हमें इसके लिए चाइनीज़ की तरफ से और दुनिया के बेशतर ममालिक जो हैं वो इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सर पीटीआई दोबारा जो है एहतजाज करने जा रही है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा जो उसके खास 4 मेंबर जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, वो 24 नवंबर के बाद जो मुल्क में सियासी सूरत हाल चल रही है उसको जो है वो लेके संजीदा है। तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? वाकई में गिर रही है या सिर्फ अच्छा जी, आपने अपने पीटीआई की बात की, हालांकि मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपने बात कर दी, मैं बात करता हूँ कि सोशल मीडिया पे झूठ का पलंदा बनाया गया कि जी किसी ने कहा 350 लोग जो है बेचारे उनकी वो इस हादसे में गए, किसी ने कहा 250। लतीफ़ खोसा साहब पीटीआई के लीडर हैं, उन्होंने कहा 275 लोग जो हैं वो बेचारे मारे गए। मैं पहली बात कह दूं कि एक एक जान कीमती है, हर इंसान की जान कीमती है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो या कोई भी जो है शख्स हो। ये सिर्फ झूठ का पलंदा और नेगेटिव झूठा प्रोपेगेंडा जो हमेशा पीटीआई करती हुई आई है। जिन लोगों ने दावे किए कि 300 लोगों के खुदा न खासा जो भी चीज़ें हुई हैं, वो 300 लोगों की लिस्टें कहाँ हैं? वफाक की हुकूमत इनसे मांगती रही हमें लिस्टें दें, किसके खुदा न खासा किसी का इंतकाल हुआ होगा, उनके जनाजे हुए होंगे, अल्लाह ना करे, उनकी कोई तदफीनें हुई होंगी, कोई नाम होंगे, नाम थे ही नहीं। तो और अगर कोई भी एक जान भी अगर गई है तो वो नहायत ही कीमती जान है, जो कि नहीं जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पीटीआई का एजेंडा नहायत ही ख़तरनाक एजेंडा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एजेंडा है। उनको इतना अच्छा मौका मिला, एहतजाज करना सबका हक है। जब वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी साहब ने उनको कहा कि जी आप ये एक जगह पे पेशावर मोड़ पे आ जाएं, आप यहाँ बैठ जाएं, धरना दे दें, और फिर आप जितने दिन धरना दें आपको हम सहूलत प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम वहाँ पे धरना नहीं देंगे, हम डी चौक तक जाएंगे। डी चौक पे आपके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, आपका पार्लियामेंट है, आपका ऐवान सदर है, आपका ऐवान वज़ीर आज़म है, आपके पास बेलारूस का सदर वहाँ पे मौजूद है, वहाँ से इंटरनेशनल वफ्द वहाँ पे मौजूद है। ये हुकूमत कभी नहीं कर सकती। अब हम एक जगह पे खड़े हैं ना मॉल पे, अगर यहाँ पे थोड़ी देर के बाद सिक्योरिटी वाले आ जाएं, बोले आप सब बाहर से जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? या हम बाहर जाएं, हम कहेंगे नहीं यार हमारी मर्जी हम जाएंगे? वो भाई आप नहीं कर सकते। इसी तरीके से, और आपका जो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, आपके जब एक्सेस नहीं था तब भी आपने पार्लियामेंट पे हमला किया, तभी भी आपने पीटीवी पे हमला किया, आपने रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी, आपने कोर कमांडर हाउस को आपने आग लगा दी, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना हाउस को आपने आग लगा दी, आपने ये जो बसों की आज मैं बात कर रहा हूं, बसों को आपने आग लगाई, आपने ईदी सत्तार साहब अब्दुल सत्तार ईदी साहब की एम्बुलेंसों को आग लगाई, आपने इमलाक को आग लगाई। आपको कोई किस बात पे आपको छोड़ दे कि आप आके डी चौक पे बैठे जहाँ पे इंटरनेशनल एक आपकी एक्टिविटी चल रही है? फिर आपने क्या किया? क्या आपके लोग मासूम होके आए थे? आपके लोग मुसल्लह थे,
आपके लोग कि आप वो कपड़े देखें, मुझे बताएं कि ये कॉस्ट्यूम्स पहन के कोई मुजाहरे में जाता है कि हाथ में जो है आपके पास गुलेल भी हों, हाथ में आपके पास शॉर्ट गन्स भी हों, हाथ में आपके पास राइफल्स भी हों, हाथ में आपके पास टीयर गैस की गन्स भी हों, और आप जो है पत्थर भी हो, लाठियाँ भी हों, और आप बोलते हो जी कोई, अगर आप ये कोई दूर से बंदा देखेगा जी मेरे घर की तरफ कोई आ रहा है तो क्या करेगा वो? क्या उसको फूलों से उसका इस्तकबाल करेगा? आपने वायलेंस को पॉलिटिक्स में मुतारिफ कराया। आप वायलेंस के ज़रिए आपने चाहा कि आप अपनी बात मनवाएं, जो कि हुकूमत ने आपको नहीं करने दी। लेकिन जब आपको डायलॉग की बात की तो आपने डायलॉग नहीं किया। फिर आपने क्या कहा, बुशरा बीबी और गंडापुर साहब ने, कि हम यहाँ पे कंटेनर पे बैठे हैं, हम इमरान खान को लेकर वापस जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। और बुशरा बीबी ने कहा कि आप सब चले भी जाएं, मैं आखिरी अकेली होंगी कि मैं वहाँ खड़ी रहूँगी। और क्या हुआ? सबसे पहली खातून थी वो जो वहाँ से भागी, सबसे पहली खातून। और वो चीफ मिनिस्टर साहब जो कि बड़ी बड़ी बातें और लंबी लंबी वो कहते हैं कि वो हमारे पास वो सियासत में, मैं सियासी उसको कहूँगा कि चल नाम भी नहीं देते किसी को, लेकिन जितनी भड़की देने वाला आदमी वो कहाँ गया? सबसे पहले वो भागा। ओ भाई, तुम उस आवाम के साथ तो खड़े तो होते कि तुम, वो आवाम वहाँ पे क्या चाह रही है? तुमने आवाम को अकेला छोड़ के उनको तुम मुसल्ला ओके करके लेके आए, उनको भड़के देख के लेके, और अब आप फिर क्या बोलते हो? मैंने आज उनकी तकरीर सुनी, कितनी ख़तरनाक तकरीर थी उनकी, जिसमें वो कहते हैं कि जी हमारे पास भी हथियार हैं, हमारे पास भी पैसा है, हम भी ये कर लेंगे। मतलब आप स्टेट को एक चीफ मिनिस्टर चैलेंज कर रहा है। फिर एक और बात, इस वाकये के फौरी तौर पर दूसरे दिन सुबह को पहला स्टेटमेंट किसका आता है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आता है स्टेटमेंट, जो कि कहती है कि जी ये मुजाहिरीन पे हमले की, पीसफुल मुजाहिरीन पे हमले की हम मजम्मत करते हैं। पीटीआई की हिमायत में कभी तहरीक इंसाफ बयान दे रही है, पीटीआई की हिमायत में कभी इसराइल बयान देता है, तहरीक तालिबान आपके लिए बयान दे रहा है, इसराइल आपके लिए बयान दे रहा है, बाहर के ममालिक से आपके लिए खतो खिताबत आ रही है, इसराइल से फंडिंग आप ले रहे हो, भारत से फंडिंग आप ले रहे हो। तो ये हो क्या रहा है भाई? ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, जो मुझे बताएं, उसको ये सारी इजाज़त मौजूद है? और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त हो भी सही तो वो ऐसा काम करेगी, इतनी गिरी हुई बात करेगी? आज मैं अगर 30 नवंबर को बात कर रहा हूँ तो मैं अपने शहीद लीडरों की बात कर रहा हूँ, उनके शहीद लीडरों की कुर्बानी की बात कर रहा हूँ, कि जिनको क्या क्या मौके नहीं मिले, उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और आवाम के लिए उन्होंने जानों नजराने दे दिए। यहाँ पे इनके लिए इसराइल उतर रहा है मैदान में, यहाँ पे इनके लिए तालिबान उतर रहे हैं मैदान में, और ये खुद बोल रहे हैं कि जी हमारे पास भी हथियार है, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये चीज़ें छोटी चीज़ें नहीं हैं, खुदा के वास्ते। देखिए जी, बात सुने, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे मुल्क का कानून और आइन मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मैं हथियार भी उठाऊं, मेरे लिए तालिबान भी मैदान में उतरे, मेरे लिए जो है वो इसराइल भी मैदान में आए, इसराइल भी मुझे फंडिंग करे, भारत भी मुझे फंडिंग, अगर मेरे मुल्क का कानून ये मुझे इजाज़त देता तो ठीक है। और अगर मेरे मुल्क का कानून मुझे इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता तो फिर जो कानून कहता है वो होना चाहिए। थैंक यू। तासीस पे पहुँच रहे हैं।